हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू पीसीएस यूट्यूब चैनल। स्टडी आईक्यू के पीसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विरत दुबे आप सब लोगों के साथ में फिर से हाजिर हुआ हूं। विपिन चंद्रा जी का जो आधुनिक भारत का इतिहास जो बुक है, इस बुक को हम लोग लगातार एमसीक्यूज के माध्यम से कवर कर रहे हैं। लेकिन एमसीक्यूज कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल भी बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किन चीज़ों पर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज हम आधुनिक भारत के इतिहास में अगर हम देखेंगे तो ये सारे जो इंडेक्सेस हैं वन बाय वन हम इन सभी को कवर कर रहे हैं। लेसन 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑलरेडी कवर हो चुका है। यहाँ पर रेड कलर में सारे आ चुके हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी पहली बार आज की क्लास कर रहे हैं उनको मैं ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि ये इस क्लास को करने के लिए जो बाकी के लेक्चर्स हैं उसको जरूर देखें, इसके अलावा, जिससे कि उनका प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। सो सिंपली अब हम लेसन नंबर 6 में हैं और लेसन नंबर 6 जो है उसका नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसके बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 विच इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, उसको हम लोग कवर करेंगे और यहां तक एक एक करके पहुंचेंगे। हर एक जो लेसन है, जैसे यहां पर लेसन 6 है जिसका नाम है रिवोल्ट ऑफ 1857, हर एक लेसन में कई सारे सब टाइटल्स हैं और उन सब टाइटल्स के ऊपर हम लोग चर्चा लगातार करते हैं और फिर उनसे बनने वाले जो एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर हमारी चर्चा रहती है। तो आइए देखते हैं इसके सब टाइटल्स में क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले तो जो ये रिवोल्ट है उस रिवोल्ट का सामान्य कारण क्या है, इसके ऊपर चर्चा होगी। फिर हम जानेंगे कि इसका तात्कालिक कारण क्या रहा है, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन रहेगा। साथ ही साथ विद्रोह के आरंभ की बात होगी और फिर विद्रोह की कमजोरियां और उनका दमन किस प्रकार से हुआ है, इसके ऊपर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। यूपीएससी आईएएस का फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एक बैच हमारा फुल हो चुका है और सेकेंड बैच की ओपनिंग हो चुकी है, जिसका क्लास जो है स्टार्ट होगा 11 जुलाई 2022 से और 8 बजे ये सुबह मॉर्निंग का बैच है ये, तो आप 8 बजे सुबह के लिए इसको एनरोल करा सकते हैं और इसमें भी सीट्स जो है वो काफी लिमिटेड है। सो अभी आप एनरोल कर सकते हो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके। 18,999 का ये आपको पैक पड़ जाएगा, अदरवाइज ये काफी महंगा पड़ेगा अगर आप ये कोड नहीं लगाएंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसको जरूर परचेज करिएगा और शुरुआत करते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। देखिए सिंपल सी बात, यहां पर हम ये चर्चा करेंगे कि जब हम 1857 की क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं तो आखिरकार कारण क्या है कि 1609-10 में ठीक तरीके से भारत में आ जाने वाले ये जो अंग्रेज हैं वो 1857 तक का ये जो दशक है उसमें भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं और आखिरकार इंडियंस जो हैं, इतने पुराने जो ब्रिटिशर्स भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह क्यों किया, उसके क्या रीजन हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि ये एक ऐसा समय आ चुका है, 1857 तक का जो समय आ चुका है, ये 1857 में ही अचानक से नहीं बढ़ा है, उसके कई सारे कारण हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है जिसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, इसमें लास्ट में एमसीक्यूज आपको बहुत ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसमें जितने भी फैक्ट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आपके कह सकते हैं माइंड में, आपके दिमाग में वो सारी पृष्ठभूमियां तैयार कर सकती हैं ये सारी बातें कि क्यों 1857 की क्रांति हुई होगी और इंग्लैंड से आने वाले विदेशी व्यापारी जो हैं वो भारत में किस तरीके से अत्याचार भारत के ऊपर कर रहे थे। उन सब चीजों को ध्यान से समझना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जन असंतोष है, देखिए कोई भी रिवोल्ट होता है तो उसमें असंतोष की भावना होती है और ये जन आंदोलन था, इसलिए जन असंतोष यहां पर देखा जाएगा। और जब जन असंतोष है तो क्यों है, ये एक कारण बन जाता है। ठीक है, आखिरकार जो लोग हैं वो क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, क्यों रिवोल्ट के मोड में आ रहे हैं, क्या दिक्कत क्या आ रही है। तो जो भी भारतीय किसान है, ठीक है, भारतीय जो भी किसान है, भारतीय जो भी दस्तकार हैं, ठीक है, इसके अलावा तमाम सारे हस्तशिल्पकार हैं या फिर दूसरे जो भी जमींदार, मतलब जो भी हैं, जमींदार हैं, पल्लीदार हैं, इसके अलावा जो बुनकर वगैरह हैं, किसान हैं, ये सब धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने इन सब के ऊपर भयानक तरीके के अत्याचार करने शुरू किए। अब इन अत्याचारों से ये जन असंतोष तो व्याप्त होगा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। देखिए इन सब का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ कि इनसे जो भी इनके कमाई के साधन थे, जो भी इनके कमाई के साधन हैं, वो कमाई के साधन धीरे धीरे घटने लगे। और जब कमाई के साधन धीरे धीरे घट रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके
इस कमाई के साधन घटने के जो भी कारण रहे होंगे, उसमें निर्धनता का जब बोध हो रहा है तो ये लोग इसके पीछे मतलब थोड़ा सा तो अंदर ही अंदर गुस्सा रहेगा। और सरकार खासकर जब विदेशी हो तो ये फिर होना ज्यादा स्वाभाविक है। जन असंतोष के महत्वपूर्ण कारणों में अंग्रेजों द्वारा देश के तमाम प्रकार से आर्थिक शोषण, तो आर्थिक शोषण का यही परिणाम हुआ कि देश जो है वो गरीब हो गया। और देश गरीब होने का मतलब ये सारे वर्ग के जो लोग थे इनके पास में धन दौलत समाप्त होने लगी। तमाम प्रकार के देश के जो परंपरागत ढांचे थे, जैसे ये जमींदारी है, बुनकर व्यवस्था है, इसके अलावा हस्तशिल्प उद्योग वगैरह जो है, ये सब जो है पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। ये मुख्य बात है। इसके अलावा जमीन पर लगान बहुत ज्यादा बढ़ गया। जमीन पर लगान बढ़ जाने से जो जमीन का लगान बढ़ जाता था, अगर वो नहीं चुका नहीं पाया यदि अगर, तो उसकी जमीन हड़प ली जाती थी। उसकी जमीन क्या हो जाती थी? हड़प ली जाती थी। अब जमीन हड़पने से की वाली जो प्रथा है, ये आने से बहुत सारा मतलब ये होने लगा कि यार मतलब हम तो मतलब भय एक व्याप्त हो गया पूरी तरीके से कि या तो हम इतना हाई ये जो लगान है वो दें या फिर अपनी जमीन गंवाएं। दोनों में ही कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नुकसान जो है वो अल्टीमेटली भारतीय जनता को हो रहा था। अब यहां पर एक और बात हमको देखने को मिल सकती है कि समाज में मध्य एवं उच्च वर्ग में भी असंतोष व्याप्त हो गया। ये असंतोष किस प्रकार से व्याप्त हुआ है, इसको अगर हम देखेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि जमीन जो है उस पर जब लगान अधिक किया गया है, अब आप बात कर रहे हैं मध्य एवं उच्च वर्ग के लोगों की, तो इसमें तो कई सारे कलाकार वगैरह आ जाते हैं, जो राजे रजवाड़े हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक जो निम्न वर्ग है या फिर एक मध्यम वर्ग है, ठीक है, और इसके बाद ये उच्च वर्ग है, ये उच्च वर्ग है। तो निम्न से लेकर के मध्यम के बीच की जो कड़ी है, इस कड़ी में तमाम सारे, मैंने आपको बताया कि जैसे लगान व्यवस्था आई थी, बहुत ज्यादा रखी गई थी, तो उससे तो उनकी कमर टूटी ही टूटी। लेकिन आपको एक और चीज बता दें कि यहां पर प्राकृतिक कारण भी कुछ आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राकृतिक कारणों में करीब तकरीबन अगर देखा जाए तो 1770 से लेकर के 1770 से लेकर के 1856 तक के बीच में, 1857 तक के बीच में करीब 12 सूखा जो है वो पड़ा है। 12 ड्रॉट्स जो है वो पड़े, छोटे बड़े अकाल जिसको बोल सकते हैं। तो 12 छोटे बड़े अकालों को भी इन्होंने झेला है। और ये अकाल भी कई बार, मतलब अब प्राकृतिक घटना तो ये हो ही गई, लेकिन अकाल इसलिए भी हो जाता था कि जो है इतना लगान ले लिया जाता था कि इनके पास कुछ होता ही नहीं था किसानी करने के लिए, खेत था नहीं, तो फसल ही नहीं उगा पाते थे ये लोग। तो एक तो ये आपदा वाली बात रही है 1770। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूं कि एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी है जो कि एक बात बोलता है कि जो सरकार की व्यवस्था है, उस सरकार की व्यवस्था में अगर हम पुलिस की बात करते हैं, अगर हम छोटे अधिकारी की बात करते हैं या फिर छोटे जो कोर्ट्स वगैरह हैं उनकी बात करते हैं, तो इनका रोल ऐसा था कि ये मतलब इस वर्ग की जनता का एकदम खून चूसने के लिए आमदा रहते थे और ऐसा कोई भी अवसर छोड़ते नहीं थे जिससे कि इनको परेशान करने का कोई भी अवसर ये नहीं छोड़ते थे। और इन्हीं सब चीजों को कोट करते हुए विलियम एडवर्ड क्या कहते हैं? विलियम एडवर्ड कहते हैं कि जो पुलिस है ना, पुलिस जो है वो जनता के लिए, भारतीय जनता की यहां पर बात हो रही है, कोढ़ के रोग के बराबर हो गया था। मतलब जैसे कोढ़ होता है ना, तो पुलिस जो है उस समय कोढ़ हो गई थी एकदम, ठीक है, कोढ़ वाली बीमारी हो गई थी, कोढ़ के समान। और लोग जो है ये भी जानते थे कि पुलिस को कहीं ना कहीं राइट्स जो है जरूरत से ज्यादा मिले हुए हैं, किसी को भी बेतरतीब तरीके से मारना, पीटना, कैद करना उन्हें, है ना, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा मध्य उच्च वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो मध्य उच्च वर्ग में, जैसे कि उत्तर भारत की अगर हम बात करें, उत्तर भारत में तमाम राजे रजवाड़े वगैरह जो हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो तमाम सारे जो राजे रजवाड़े हैं उनमें जो तमाम सारे लोग प्रशासन में हुआ करते थे इनके राजे रजवाड़ों में, जैसे राजा रजवाड़े जो हैं, इन राजे रजवाड़े के दरबारों में बहुत सारे लोग प्रशासन में थे। बहुत सारे लोग जो है वो प्रशासन के साथ साथ इनका जो कह सकते हैं कि जो सैनिक अधिकारी वगैरह हुआ करते थे ये सब।
तमाम बड़े बड़े पदों पर हुआ करते थे तमाम सारे भारतीय। तो ये जो राजे रजवाड़े हैं इनको ऑक्यूपाई कर लिया ब्रिटिशर्स ने, और जब ब्रिटिशर्स ने इनको ऑक्यूपाई कर लिया तो एक कहानी यहां पर यह बनी कि जब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया तो इनका पोस्ट जो है, ये जो संरक्षण मिलता था इन सारे लोगों को, इन भारतीय लोगों को, संरक्षण समाप्त हो गया। ये बेरोजगार हो गए, दरबार से निकाल दिए गए, क्योंकि खुद ही राजा जो है उनका गुलाम हो गया अंग्रेजों का। सिंपल सी बात यहां पर ये है, बड़े बड़े उच्च पदों से लोग हटा दिए गए। इसके अलावा जो तमाम जो है साहित्य वर्ग से रिलेटेड थे, कला से रिलेटेड थे, है ना, तमाम सारे लोग जो दरबार में शामिल हुआ करते थे, तमाम सारे जो विद्वान थे जिनको संरक्षण मिलता था, तमाम सारे जो धर्मगुरु हुआ करते थे जो कि दरबार में शामिल होते थे, ये सब लोग जो हैं, तमाम सारे फकीर हैं, ये सारे जो लोग हैं, इन सारे लोगों की छुट्टी हो गई भाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इनका कोई काम नहीं है। लेकिन जब पहले के राजा महाराजा होते थे तो इन सब लोगों का संरक्षण मिलता था, इनको जगह दी जाती थी दरबार में बाकायदे जो है। लेकिन ये सब चीजें भी समाप्त हो गई। तो ये देख सकते हैं आप, आम जनता का ये वर्ग, मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, सब जो है धीरे धीरे करके जो है ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे। आगे चल करके ये जो धार्मिक गुरु हैं, धर्म का उपदेश देने वाले जो लोग हैं, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रीचिंग भी करी। एक विद्रोह बढ़ने का एक कारण ये भी रहा है कि इनके द्वारा भी ये सारी चीजें की गई, भड़काया गया। ब्रिटिश सरकार जो है विदेशी है, एक रीजन ये भी आपको समझ में आता है। यहां से मैं लगातार आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन सब माध्यमों से कि आखिर क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति एकदम ऐसे नहीं हुआ कि बस 1857 आया और उसमें से 10 मई का दिन आया और उसके बाद रिवोल्ट शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तमाम सारी चीजें पीछे से जुड़ रही हैं। तो वो जो चीजें जुड़ रही हैं वो मैं आपको यहां पर बताता चल रहा हूं। इसमें से एक कारण आपका ये भी है, ब्रिटिश सरकार का विदेशी होना। ब्रिटिश सरकार के विदेशी होने का मतलब ये है कि सैकड़ों वर्षों से ये भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को, मतलब वही है ना, गोरे काले का भेद, जो नस्लवादी भेद है, वो भेदभाव ये करते ही थे, बहुत ज्यादा करते थे। इंडियंस को, यानी कि भारतीयों को ये निम्न समझते थे। भारतीय जो है इनकी नजर में निम्न कोटि के थे, मतलब चाहे कितना भी उच्च हो पर वो निम्न ही कोटि का इनके नजर में रहता था। तो कुल मिलाकर के इंडियंस को कभी अपना ही नहीं पाए, और अंततः इस समय तक इंडियंस को भी एहसास हो गया कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें अपना नहीं सकते हैं और ना ही ये हमको अपने समकक्ष मान सकते हैं, तो हमारा इनसे मेल है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये विदेशी, जैसे पुराने दूसरे भी लोग आए बाहर से हमारे यहाँ पर, लेकिन वो आकर के एस्टैब्लिश हो गए, यहाँ के कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यहाँ जैसे हो गए वो। लेकिन ये हमारे यहाँ आकर के हमारे यहाँ से धन दौलत और जो भी रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करके अपने देश ले जाते थे। ये यहाँ के निवासी की तरह नहीं रहते थे, यहाँ के विदेशी रूलर्स की तरह रहते थे। तो यही कारण है कि विदेशी होना जो है वो भारतीयों को अखरने लगा, और ये भाव पैदा हो गया कि यार ये तो हमारे सिर्फ लूटने ही आए हैं और कुछ नहीं करने आए हैं। स्थिति यहां तक पहुंच गई थी कि सर सैयद अहमद जी ने कोट किया है कि बड़े से बड़े वर्ग के अधिकारी जो हैं, भारतीय अधिकारी भी, जब ब्रिटिश अधिकारी के सामने जाते थे तो निडर होके नहीं जा पाते थे, बिना ठटके नहीं जाते थे। मतलब एक अजीब सा उनके मन में भय रहता था अंग्रेज अधिकारियों के सामने जाने पर। ये बड़े लोगों की बात हो रही है, तो आप सोचिए आम जनता का क्या होता होगा, है ना। तो ये वाला जो भाव है, ये भी एक भाव हुआ जिससे कि ये एक विदेशी भावना इस तरीके की रही है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजों में अपराजेयता का एक भ्रम पैदा हो चुका था अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में। मतलब इंडियंस जो थे वो इससे पहले ये सोचने लगे थे कि ये अंग्रेज जो हैं ये अपराजित है, मतलब इनको हराया नहीं जा सकता है। और वो एक समय आया ना कि जब ब्रिटिशर्स का सूरज पूरे वर्ल्ड में उदय हो गया, यानी यूं ही कहा जाने लगा कि अंग्रेजों का सूरज कहीं अस्त नहीं होता, ऐसा वाला कहानी भी आनी शुरू हो गई। तो यहां पे कई सारे लोगों ने मान ही लिया कि हम अंग्रेजों से नहीं जीत सकते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं जीत पाए तो हम लोग क्या करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी इवेंट सामने आए जिससे ये पोल खुली और ये भ्रम जो था, ये भ्रम टूट गया कि अंग्रेज जो है वो अपराजेय हैं। इस क्रम में अफगान युद्ध है 1838 से लेकर के 1842 तक का। 1838 से लेकर के 1842 का अफगान युद्ध इसमें आपको याद रखना है। इसी तरीके से आपको पंजाब का युद्ध याद रखना है। 1845 से लेकर के 1849 का पंजाब का युद्ध है। ये कुछ ऐसे बैटल्स हैं
जो ब्रिटिशर्स के ऊपर काले दाग से हो गए। और खास बड़ी बात यह है कि क्रीमिया के युद्ध जो 1854 से 56 के बीच हुआ, क्रीमियन वॉर 1854 से लेकर के 1856 तक, इसमें भी ब्रिटिशर्स की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। यहां सब चीजों पे वो पराजित हुए। इसके अलावा बंगाल, बिहार में संथाल जनजाति के लोग थे जिन्होंने कुल्हाड़ी और भाले के दम पर ही और तीर के दम पर ही 1855-56 में विद्रोह किया। 1855-56 में इन्होंने विद्रोह किया और बंगाल और बिहार के जो संथाल थे, हालांकि विद्रोह किया और काफी नुकसान अंग्रेजों को पहुंचाया। तो इन सब चीजों में बड़ी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स की हार होना, ये वाले रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का परेशान होना, हालांकि बर्बर तरीके से ब्रिटिशर्स ने इस रिवोल्ट को दबा दिया, लेकिन यह साबित हो गया कि ये जो है बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं है, इनको हराया जा सकता है। तो एक भावना ये भी पैदा हो गई है कि अंग्रेज सेनाओं को जो है वो हराया जा सकता है। तो ये भी एक मतलब सोच डेवलप हुई है। आगे लॉर्ड डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का ब्रिटिश शासन में विलय कर लेना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। बड़ा मुद्दा क्यों हो गया, उसका रीजन है, अवध एकमात्र ऐसा रीजन था जो 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद से लगातार अंग्रेजों का हिमायती था। अंग्रेजों का हिमायती होने का मतलब यहां पर क्या है, ये नहीं कि ये खुशकिस्मती चाहते थे इस बात की, ये कि जब अंग्रेजों ने इनके ऊपर अधिकार कर लिया था तो जो अवध के नवाब हैं उनका जो स्वायत्त जो सत्ता थी उसको मान्यता दी गई और साथ ही साथ उनको एक तरीके से अपना मतलब एक तरीके से संरक्षण दे दिया। और अवध के जितने भी नवाब आते चले गए वो अंग्रेजों की बात मानते थे। जहां कहीं युद्ध होना होता था तो अपनी सेना बड़ी से बड़ी भेजते थे। दक्षिण भारत के बहुत सारे विजय जो हैं ये अवध की सेना से ही जीती गई हैं। ब्रिटिशर्स की सेना में 7,000 या यूं कह सकते हैं 75,000 75,000 से भी अधिक जो हैं अवध के ही सैनिक थे उसकी सेना में। आप ये समझिए। तो इन सबके मन में यह भाव हुआ कि हम इनके लिए ये काम कर रहे हैं और ये हम ही को अपना गुलाम बना रहे हैं, हमारी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा, लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि अवध को जो है वो कुशासन से मुक्त करने के लिए, अवध को कुशासन से मुक्त करने के लिए हमने ये काम किया है। क्योंकि वाजिद अली शाह जो थे वो थोड़ा, उनके बारे में कहा था वो राग रंग में थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहते थे। हालांकि ऐसा कोई कुशासन नहीं था, लेकिन क्योंकि अब जब कोई राग रंग में व्यस्त रहता है तो उसके ऊपर थोड़े आरोप लगते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो वही यहां पर भी हुआ और उनको कुशासन का आरोप लगा करके उनका अवध का शासन ले लिया गया और ये कहा गया कि हम आपके राज्य में शासन सुशासन में बदल देंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं ये जो 21,000 तालुकेदार हुआ करते थे, बड़े बड़े तालुकेदार जो थे, 21,000 तालुकेदार की जमीन जो है इसने हड़प ली और इनको गरीबी की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। इनकी संपत्ति जो है उसने छीन ली। राज्य हड़प की इस नीति में नाना साहेब ने तमाम सारे रूल्स निकाले थे कि ट्रू उत्तराधिकारी होगा तभी हम उसको जो है उसका राज्य रहने देंगे, वरना वो राज्य अपने आप ब्रिटिशर्स का विलय हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पर नाना साहेब का, अगर देखा जाए तो नाना साहेब जो है वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय जो थे वो अंग्रेजों की पेंशन पर थे और जब नाना राव उनके उत्तराधिकारी के तौर पर हुए तो उनको निष्कासित करके कानपुर भेज दिया गया और उनको पेंशन देना भी बंद कर दिया गया कि तुम दत्तक हो तो तुम्हें नहीं देंगे। तो ये भी एक विरोध हुआ। झांसी की रानी का भी यही विरोध था इसी प्रकार का कि वो चाहती थी कि हमारा उत्तराधिकारी जो है हमारा दत्तक बेटा बने, लेकिन ब्रिटिशर्स जो है वो ऐसा नहीं करना देना चाहते थे। तो ये सब जो चीजें थी कुल मिलाकर के इस तरीके की चीजें जो हैं वो विरोध में बहुत ज्यादा आ गई। एक और बड़ी बात हुई 1849 में ही 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने एक घोषणा करी कि जो अवध के नवाब हैं, जो अवध कह रहे हैं, दिल्ली के जो बादशाह हैं, अंतिम बादशाह, तो दिल्ली के जो अंतिम बादशाह हैं वो सम्राट के नाम से गद्दी पर बैठते थे। किसके नाम से? सम्राट के नाम से गद्दी पर बैठते थे। तो ये जो इनके बारे में क्या कहा गया कि इनके जो उत्तराधिकारी हैं, इनके जो भी उत्तराधिकारी होंगे
वो दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेंगे। किसके बाद? ये अंतिम जो सम्राट हैं उनके बाद। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह जिसको आप बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। तो बहादुर शाह जफर के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो लाल किले में नहीं रहेंगे, वो कुतुब मीनार के पास में छोटी सी जगह है, कुतुब मीनार के पास में, वहीं पे जाकर के रहेंगे, उसी छोटी सी जगह में रहेंगे। तो ये भी एक उनके जो सम्मान में जो लोग थे उनका मतलब एक तरीके से यहां पर ये हुआ। साथ ही साथ 1856 में एक घोषणा करी गई, 1856 में एक घोषणा हुई, और ये घोषणा जो है वो कैनिंग ने करी, और ये कहा कि जो मुगल बादशाह हैं बहादुर शाह जफर, इनके बाद जो इनके उत्तराधिकारी आएंगे उनको ये जो सम्राट का टाइटल दिया जाता था ये नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से पूरी तरीके से जो सम्राट वाला जो पोस्ट है वो समाप्त हो गया, इसीलिए अंतिम उन्हीं को माना जाता है, रंगून भेज दिया गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और रीजन हमको देखने को मिलेगा, ये रीजन तो हमने समझा ही, फिर एक और रीजन है धर्म का खतरे में आना। धर्म का खतरे में आने का मतलब यहां पर यह था कि उन दिनों तेजी से अगर देखा जाए तो ईसाई धर्म के प्रचार की अनुभव भारतीय जनता कर रही थी, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो पुलिस थाना हो या पुलिस स्टेशन हो या फिर जेल हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो, ठीक है, इन सब जगहों पर ईसाई मिशनरीज जो हैं उनका कह सकते हैं पेनिट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया, या उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ गया, और ये भारतीय लोगों को थोड़ा कम पसंद आया, और ये अपने रिलीजन का प्रचार ज्यादा करने लगे, ईसाईत्व का प्रचार ज्यादा होने लगा, और ये सारी चीजें जो हैं ऐसा लगा कि भाई आप धर्म को खतरे में महसूस करने लगे। बड़ी कह सकते हैं आबादी वाले जो दो धर्म थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम जो धर्म है, उसका एक बड़ा रीजन ये भी था कि 1850 में एक कानून लाया गया, और 1850 में एक कानून जो आया उसमें यह भी कहा गया कि जो लोग, कानून बनाया गया इसमें बाकायदे, जो लोग ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लेंगे, क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लेंगे, उन लोगों की जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति, ठीक है, उसमें उनको उत्तराधिकार मिल जाएगा, और जो लोग नहीं करेंगे तो उनका तो उत्तराधिकार वैसे ही गायब हो गया था, जो संपत्ति छीन ली गई थी। और जिनकी संपत्ति मतलब छीन ली गई थी, अगर वो ईसाई धर्म एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी पैतृक संपत्ति उन्हें वापस कर दी जाएगी, एक वाजिब कह सकते हैं कि लीगल जो है इनके वो हो जाएंगे। तो ये एक बात थी। 1850 में ईसाई धर्म से संबंधित यही कानून बना जो मैंने आपको बताया। भारतीय सुधारकों की सलाह पर सरकार के मानवीकरण उपाय का विरोध भी हुआ। जैसे आपने पिछले सेशन में देखा कि तमाम सारे सुधारवादी कार्य किए गए, और इसमें जो है पाश्चात्य सभ्यताओं को एक्सेप्ट करने वाले कुछ भारतीय भी थे, जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर, है ना, ईश्वरचंद विद्यासागर, जैसे राम मोहन राय, इन सब लोगों का नाम मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। तो ये वाला जो प्रयास है, इसमें जो ब्रिटिशर्स का साथ हुआ है, ब्रिटिश अधिकारी और इन सब लोगों ने मिलकर के, जैसे कि सती प्रथा का अंत होना, जैसे कि बाल विवाह खत्म होना, जैसे कि स्त्रियों को जो पाश्चात्य शिक्षा है वो प्रदान करना, ऐसे तमाम सारे जो सुधार किए गए, ये सुधार पसंद नहीं आया बेसिकली देखा तो उनको कारण समझ में आ रहा है कि ये सब बहकाया गया है भारतीयों को, इसलिए ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये भी एक रीजन है कहीं ना कहीं इस रिवोल्ट के होने का, और ये भी एक रीजन है इस रिवोल्ट के होने का। इसके अलावा 1857 में कहा जाता है कि जो विद्रोह हुआ है वो एक विद्रोह जो है वो सिपाही विद्रोह है। किस रूप में जाना जाता है? और ये सिपाही किसके हैं? कंपनी के सिपाही, तो इनको सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के रूप में जो एक कानून, मतलब ये जो कह सकते हैं विद्रोह है, उसमें एक दिक्कत ये आती है कि ये जो सिपाही थे ये भारतीय सिपाही हैं, और ये भारतीय सिपाही ईस्ट इंडिया कंपनी में थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी में थे अपनी मर्जी से, मतलब कुछ तो मर्जी से काम कर रहे थे, कुछ नहीं मर्जी से काम कर रहे थे। जैसे किसानों का जब खेत हड़प लिया गया तो उनमें से कुछ किसान ही हैं जो वर्दी के रूप में है, वर्दी के रूप में किसान। तो आप देखिए, है तो ये भारतीय ना, भले ही ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहे हैं। जैसे दक्षिण भारत में भी जा करके ये वहां पे सेना का साथ दे रहे हैं, और दक्षिण भारत में तमाम सारी विजय कर रहे हैं, खुशी में शरीक हो रहे हैं कि हाँ भाई हमने विजय प्राप्त करी, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें चुभ ही रहा है कि यार
हैं, अत्याचार तो हमने अपने भाइयों पे ही किया, मजबूरी में हमने किया है। और फिर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिलेटिव्स हर एक व्यक्ति का गांव में होता ही था। हर एक किसान का एक व्यक्ति जो है सैनिक भी है और किसान भी है। तो ये जो इंटरलिंकिंग प्रोसेस है वो इस अत्याचार को महसूस कर रहे थे कि यार हमारे कितने बुरे दिन आ गए हैं कि हमें ही हमारे लोगों के ऊपर हथियार उठाना पड़ता है और हमें ही मजबूर होना पड़ता है। तो ये फीलिंग भी एक कारण थी कि 1857 में इस तरीके का विद्रोह हुआ। और 1856 में सेना में भर्ती का एक नया नियम आया। अच्छा, ये लोग भी कम नहीं थे, ये ब्रिटिशर्स भी, जो भारतीय सैनिक जो थे उनके जो पारंपरिक जो कह सकते हैं कि उनकी मान्यताएं हैं, उनकी मान्यताओं पर चोट पहुंचाते, जैसे दाढ़ी रखना, ठीक है, ये दाढ़ी रखना जो है वो मना कर दिया, बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं रखोगे। ऐसे करके तमाम सारे ट्रेडिशनल वाली चीजें थी जो उनको, पगड़ी नहीं रखोगे, पगड़ी रखना मना हो गया, ऐसी सारी चीजें जो है आने लगी। और 1856 में एक कानून बना कि आपको ये मतलब एक इसके लिए एक जमानत देनी पड़ेगी कि अगर जरूरत पड़ती है तो आपको समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। समुद्र पार जाने के लिए जो भी नए सिपाही हैं उनको तैयार रहना पड़ेगा, इस बात की वो जमानत दें, तभी उनको सेना में भर्ती भी किया जाएगा। और बरबस देनी पड़ती थी। और उस समय ये मान्यता थी, तमाम सारे जातिवाद और ये सब चीजें बहुत मतलब भयानक तरीके से व्याप्त थी। और उसमें यह भी था कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है समुद्र पार चला जाता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था। छुआछूत वाला ये वाला विचार जो था ये बहुत तगड़ी तरीके से उस समय काम करता था। तो यहां पे मोटिवेट किया जाता था कि आप जाइए। तो ये भी एक कारण था। ब्रिटिश एवं भारतीय सिपाहियों के मध्य में भेदभाव किए जाते थे। और ये भेदभाव कुछ इस तरीके के थे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि टी.आर. होम्स ने एक बात लिखी है, इतिहासकार हैं टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स कहते हैं कि इंडिया में काम करने वाला जो अधिकारी है, जो भी सिपाही है, उसका कितना वेतन है, 60-70 रुपए प्रतिमाह वाला भी जो है ना वो सबसे बड़ा है। और ये जो सबसे बड़ा है ये ब्रिटिशर्स में सबसे छोटा है। और अगर ये 30 साल भी भारत में नौकरी कर ले तो ये इतने बड़े ओहदे को नहीं प्राप्त कर सकता जितना कि एक नया रंगरूट आकर के उसको पावर देगा और वो इसको दबा देगा। यानी एक नए रंगरूट के सामने इसकी 30 साल की नौकरी की कोई कीमत नहीं है। तो भेदभाव होता था, काफी ज्यादा भेदभाव होता था। जो ब्रिटिश सिपाही हैं और जो हिंदुस्तानी सिपाही हैं इनके बीच में सुविधाओं को लेकर के बहुत बड़े भेदभाव होते थे। तो ये भी एक तरीके की चीजें थी। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो ये तो एक कारण हो ही गया। इसके अलावा एक और चीज थी जो प्रेरक का काम कर रही थी कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ में ये 1857 की क्रांति कोई पहली क्रांति नहीं थी। इससे पहले भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हो चुकी थी। जैसे 1764 में बंगाल में सिपाही विद्रोह हुआ था। 1764 में बंगाल में सिपाही विद्रोह, और ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था, इस सिपाही विद्रोह में 30 सिपाहियों को इन ब्रिटिशर्स ने ये विद्रोह रोकने के लिए क्या किया, 30 सिपाहियों को तोप के मुंह में बांध करके ब्लास्ट कर दिया, उड़ा दिया, तब जाके विद्रोह रुका। 1806 में वेल्लूर में विद्रोह हुआ, सैनिक विद्रोह ये भी था वेल्लूर में। 1806 में जो वेल्लूर में सैनिक विद्रोह हुआ, ये भी एक कहानी कहता है जिसमें 100 लोगों की हत्या कर दी गई, 100 पीपल्स मार दिए गए। इसी तरीके से 1824 में बैरकपुर में, कलकत्ता में बैरकपुर में 47वीं रेजिमेंट थी, उसको भंग कर दिया गया। 47th रेजिमेंट को केवल इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि इस रेजिमेंट को यह कहा जा रहा था कि आप समुद्र के रास्ते जो है बर्मा जाएंगे, बंगाल से बर्मा, और समुद्र के रास्ते जाने से मना कर दिया था सिपाहियों ने। इसलिए वो विद्रोह भी मतलब इसको खत्म कर दिया गया। जो सिपाही थे उनको दंडित किया गया, फांसी पर लटका दिया गया। 1844 में 1844 में वेतन भत्ता मांगने पर ही 7th बटालियन जो थी इनकी, उसको जो है 7th बटालियन ने विद्रोह किया। और विद्रोह को दबाने के लिए जो विद्रोहियों के जो लीडर्स थे, उनके लीडर्स को फांसी चढ़ा दी गई। तो इस तरीके का बहुत लंबा विद्रोह और भी होता रहा है। और इसमें जो विरोध का काम ब्रिटिशर्स ने किया है, इस तरीके से दबाया है, जो ये दबाव ने भी एक प्रकार से उत्प्रेरक का काम किया कि अब और नहीं, 1857 एक मौका जो है वो बन सकता था। और 1857 एक मौका बना। इसी प्रकार से
1857 जो है एक मौका बना भी। तो अल्टीमेटली मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से ये जो तमाम सारे जो कह सकते हैं कि टर्म्स हैं जो 1857 को प्रोपगेट कर रहे थे। अल्टीमेटली इसमें एक और पॉइंट भी जुड़ता है, 1857 में तात्कालिक कारण क्या है। तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें, यानी कि तुरंत का जो समय का कारण जो था वो क्या था, उसकी अगर हम बात करते हैं, इमीडिएट कॉज जो था वो था चर्बी लगे कारतूस। चर्बी लगे कारतूस, नई गन आई थी, उसमें नई बुलेट्स जो थी, इसमें कहा जा रहा था कि गाय और सुअर की चर्बी कागज में घोल करके लपेट करके उसके ऊपर लगाई गई है, जिसे आपको दांत से चीरना पड़ेगा और फिर लोड करना पड़ेगा। तो पिछली जितनी भी चीजें बताई उसने तो बारूद तैयार कर दिया था। अब उस बारूद में जब तक चिंगारी नहीं लगेगी तब तक ब्लास्ट कैसे होगा, तो चिंगारी का काम इसने कर दिया। बारूद पहले मैंने आपको बताया कितना बारूद तैयार हुआ है, सैकड़ों साल में, 100 साल में या 100-150 साल। तो इस तरीके से 1857 का एक क्रांति जो है वो शुरू हो चुका है। अब इसके आगे का जो भाग है वो विद्रोह हुआ कैसे, किसका किसका पार्टिसिपेशन कैसे था, इसको हम लोग समझेंगे। लेकिन यहां तक जितना पड़ा उस पर आधारित जो एमसीक्यूज हैं, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ज्यादा एमसीक्यूज नहीं है आज। 1859 में किस ब्रिटिश अधिकारी ने लिखा कि पुलिस को जनता कोड समान समझती थी और पुलिस का दमन और लूट खसोट हमारी सरकार के प्रति जनता का असंतोष का एक प्रमुख कारण था। देखिए इसके बारे में मैंने भी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। कौन है ये? विलियम एडवर्ड ने ये कथन कहे थे। विलियम एडवर्ड कहता है कि ये लूट खसोट की परंपरा ऐसी है कि जो पुलिस है ना, जो पुलिस है, मतलब पुलिस का काम सुरक्षा प्रदान करने से ज्यादा लूट खसोट करने का था। छोटी न्यायपालिकाओं का काम न्याय देने से ज्यादा अन्याय करने का था। और जो जमींदार अधिकारी वगैरह जो हुआ करते थे वो तो कसम ही खा लिए थे कि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है कि हम इनको बर्बाद कर दें, इनको लूट लें। तो इन सब चीजों का विचार विलियम एडवर्ड ने रखा है और यह भी बताया है कि ये हमारी सरकार के खिलाफ एक असंतोष का कारण बनेगा, और बना है, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से लूटपाट करी जा रही है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी जो है, ये किताब किसकी है, ये पूछा जा रहा है। इसके लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, टी.आर. होम्स, सैयद अहमद खान, W.H. रसल या फिर जवाहरलाल नेहरू। कॉजेज ऑफ द म्यूटिनी के जो लेखक हैं वो हैं आपके सैयद अहमद खान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से जो है क्या कारण रहे होंगे 1857 की क्रांति का, और वो तमाम सारे कारण मैंने अभी आपको बताए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों के सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहलाएंगे, ये घोषणा किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? इस पर भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा करी। ये भी एक विद्रोह का कारण था। लॉर्ड डलहौजी है या फिर लॉर्ड कैनिंग है या फिर लॉर्ड लिटन है या फिर लॉर्ड हार्डिंग्स है? ये वाली घोषणा जो है लॉर्ड कैनिंग ने करी थी। लॉर्ड डलहौजी ने इस बात की घोषणा करी थी कि बहादुर शाह जफर के बाद उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेंगे, वो जाएंगे कुतुब मीनार के पास। ये भी एक घोषणा करी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर यहां पर लिटन जो है जवाब सही नहीं है, बी इज द राइट आंसर। यहां पर करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। हर नए भर्ती होने वाले सिपाही को आवश्यकता हो तो समुद्र पार जाकर भी सेवा करने की जमानत देनी होगी, यानी समुद्र पार जाने के लिए तैयार रहिएगा, मना मत करिएगा। यह नया कानून सेना में कब लागू हुआ? 1857 में, 55 में, 56 में या 65 में? तो यह लागू हुआ था 1856 में, 1856 में। ठीक है, तो यह नया कानून आया था। इसके बाद 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, या फिर डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत, या फिर ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रमुख प्रयास। देखिए ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है और ये वाला जो काम है, ये तो सामान्य कारण थे। सामान्य कारण का मतलब ये वो चीजें थी जो बारूद तैयार कर रही थी। तात्कालिक कारण का मतलब वो जिसने चिंगारी दी। तात्कालिक कारण ये था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए, चर्बी लगे कारतूस, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया।
तो आशा करते हैं कि आप सब लोगों को आज का ये जो क्लास में मैंने 1857 की क्रांति के कारण जो थे वो बताए। अगली क्लास में इसी लेसन से रिलेटेड एक पॉइंट आएगा कि 1857 की क्रांति में हुआ क्या क्या और कैसे इस क्रांति को दबाया गया, से रिलेटेड जानकारी हम देंगे और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि क्या जो है उसको उसके परिणाम हुए। ठीक है, सो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस मेल आईडी पर हमसे पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हमारे साथ जुड़ करके इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपने को कोई भी परेशानी हो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही। जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि स्टडी IQ IAS के द्वारा एक फाउंडेशन बैच शुरू किया गया है। पहला बैच फिल हो चुका है, सेकंड बैच ये ओपन हो रहा है 11 जुलाई से। बिफोर दिस डेट आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज अवेल दिस कोर्स बाय यूजिंग दिस कोड विरद लाइव, VIRAD LIVE। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। कल मुलाकात करेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।